गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो गुड आफ्टरनून सभी को। ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे सब कुछ बढ़िया है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो भी हमारी सेल्स होती हैं उनके बारे में। कल हम लोगों ने ये पढ़ना शुरू कर दिया था और कल के क्लास में हम सभी ने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो उसी के आगे हम सभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। आ जाएं सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से। ओके, तो करें क्लास को स्टार्ट। सभी तैयार हैं? ओके, ठीक है। ओके, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है और साथ में ही सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, वो पढ़ना शुरू किया था। और कल की क्लास में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि भाई जो सबसे छोटी सेल होती है उसका यहाँ पर क्या नाम होता है ना। और सबसे छोटी जो सेल होती है इसको हम सभी कहते हैं माइकोप्लाज्मा। और ये एक जीवाणु होता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। कोई भी एंटी बायोटिक दवाई इसके लिए काम नहीं करती है। ये साइज में बहुत ही छोटी होती है, 0.1 से लेके 0.5 mm तक होती है। और इसको हम सभी पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, है ना। और पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर इसे हम देखें तो हम इसे जोकर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने शेप को लगातार यहाँ पर चेंज करता रहता है। और यह MLO के नाम से भी जाना जाता है, यानी मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। और यह मोनेरा किंगडम का सदस्य है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब इसके आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात होगी कि यह बताइए कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछता है वो है कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है। और हमें सीधे सीधे आंसर करना है डायलिस्टर निमोनियोसिस। ठीक है, ठीक है ज्योति, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि मैम हम यहाँ पे डायलिस्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? हमने इससे पहले माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, है ना। और हमने ये भी देखा था कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वह क्या है? बैक्टीरिया है। वो क्या है? यहाँ पर बैक्टीरिया है, वो एक जीवाणु यहाँ पर है। ये तो मैम हमने पहले भी पढ़ा था। तो फिर सबसे छोटी बैक्टीरिया डायलिस्टर क्यों? हम माइकोप्लाज्मा को यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, तो आपको यह बताना है कि भाई माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया तो है, लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर चारों तरफ कोई भी सेल वॉल नहीं है, कोई भी यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं है। ओके, और इसीलिए आप सभी को यह ध्यान में रखिएगा। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है अमन। ओके बच्चों, चलो अब सभी बच्चे एक बार पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी क्या देखेंगे कि भाई कि जो भी हमारी छोटी सी बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया में हमेशा सेल वॉल होना चाहिए, लेकिन माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल है ही नहीं। तो इसीलिए जब हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यह सोच करके चलेंगे कि इसमें सेल वॉल होना जरूरी है। तो जब हम डायलिस्टर नाम के एक बैक्टीरिया को देखते हैं तो इसमें सेल वॉल होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पे? डायलिस्टर न्यूमोसिनेट। अगर पूरा नाम याद नहीं होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर डायलिस्टर नाम यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, काफी छोटी यह होती है, 0.5 से 1.6 mm तक यह छोटी होती है। पर साइज के ऊपर इतना प्रश्न नहीं पूछता, बस इतना पूछेगा सबसे छोटी बैक्टीरिया का नाम बताइए, डायलिस्टर। ओके डन। चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ठीक है, हमने सबसे छोटी सेल देखी माइकोप्लाज्मा, पर हमसे ये भी तो पूछा जाएगा कि इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। तो आपको क्या आंसर करना है यहाँ पे? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है तो आंसर करना शुतुरमुर्ग का अंडा। कई बार ना बच्चे बोलने लगते हैं शुतुरमुर्ग, लेकिन आंसर गलत हो जाता है। क्यों? शुतुरमुर्ग का अंडा सही आंसर है, क्योंकि ये अभी यूनि है, मतलब यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक कोशिका का है। अगर आप शुतुरमुर्ग उस पक्षी के बारे में बात करने लगेंगे तो वो तो बहुकोशिकीय हो जाएगा, बहुत सारी सेल से बना हुआ हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है तो आंसर करना शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। ओके, अब इस एग की अगर हम बात करें तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो नॉर्मली मुर्गी का अंडा होता है वो यहाँ पर है,
देख सकते हो कितना छोटा है ना, इसके कंपैरिजन में। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो काफी बड़ा है, लगभग आप देखोगे तो 13 से 14 गुना ज्यादा बड़ा यह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या इसका आमलेट बना के खा सकते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे का? हाँ खा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं, लेकिन इंडिया में उतना मिलता नहीं है ना। तो यहाँ पे यह ध्यान में रखना कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है ना वो लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है। ठीक है, तो जब हम स्कूल में थे तो छोटी सी स्केल लेके जाते थे हम लोग, इतनी बड़ी स्केल है ना, तो वो क्या है, उतनी ही बड़ा यह अंडा होता है। काफी भारी भी होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास, तो 1.4 kg के आसपास ये काफी भारी होता है। तो सबसे जो बड़ा अंडा, सबसे जो बड़ी कोशिका है वह कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अभी तक कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा कि सबसे भारी जो कोशिका है वह कौन सी है, लेकिन अगर पूछे तो भी आप सभी आंसर कर देना शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि ये काफी भारी भी होती है। इतनी भारी कोई भी सेल अभी तक नहीं देखी गई है। ठीक है, ओके डन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहले नंबर पर हमने यहाँ पर देखा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है? डायलिस्टर। और फिर हमने देखा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर आपसे यह पूछे कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछे, ये बेटा सीधे वन लाइन में प्रश्न आपसे पूछता है। ठीक है, अब ये क्या पूछेगा यहाँ पर कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है? सीधे सीधे एक प्रश्न आपसे यह पूछेगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पर किसी भी पौधे को देखते हो तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और हिंदी में इसे हम कहेंगे कि ये तो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारी कोशिका से मिल करके पेड़ पौधे बने होते हैं। लेकिन अगर आपसे यह यहाँ पर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा यहाँ पर कौन सा प्लांट है जो सबसे बड़ा है और सिर्फ एक सेल से बना है, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना है, सिर्फ एक कोश की है, अगर ऐसा पूछे तब आप क्या करेंगे? तो आंसर करना कि जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, जब हम यहाँ पे प्लांट्स को देखते हैं तो मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब ज्यादातर आप देखो तो यह बहुकोशिकीय ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पौधा होता है जो सिर्फ एक सेल का बना है, और ये पौधा क्या है? तो देख सकते हो, देखो ये पौधा है। ठीक, ये इतना बड़ा है, ठीक है, खुली आंखों से दिख रहा है, सिर्फ एक सेल का बना है। ये बेटा एक प्रकार का एल्गा है। क्या है यह? एक प्रकार का एल्गा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना एल्गी, शैवाल, तो ये क्या है? एक प्रकार का शैवाल है, पर हम इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? एल्गा, क्योंकि ये काफी बड़ा है और एक है एल्गा। और एल्गी का क्या मतलब हो गया? बहुत सारे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यह एक शैवाल है, सिर्फ एक शैवाल है और बहुत बड़ा है, और इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे? एल्गा। ठीक है, और इसका साइज देखो आप कितना बड़ा है, 1 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक ये बड़ा है। पर एग्जाम में बहुत ज्यादा इसके साइज के ऊपर प्रश्न नहीं पूछता, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट कौन सा है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा है, और आंसर क्या करना है? एक प्रकार की एल्गी जिसका नाम है एसिटाब्यूलेरिया। क्या नाम है? एसिटाब्यूलेरिया। तो एसिटाब्यूलेरिया नाम की जो एल्गी होती है, जिसको हम एल्गा भी कह रहे हैं, यही सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा होता है। ठीक है, डन यहां तक? चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे हमारे बॉडी के बारे में। ठीक है, अब जब हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले 3 क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहले पूछेगा कि आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और हमारे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है ना। इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि मानव शरीर की अब हम बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी की हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और आपको सीधे सीधे आंसर करना है ओवम, ओवा, एग, अंडा, डिंब, जो भी आप इसको यहाँ पर बोलना चाहते हो। ठीक है, तो आप इसको अंडा भी बोल सकते हो, एग भी बोल सकते हो, डिंब भी बोल सकते हो, लेकिन इसके लिए जो सबसे अच्छा शब्द है वो है ओवम या ओवा, और हिंदी में डिंब। क्या? डिंब। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि मैम जब लाइव क्लास होगी तो मैसेज कर देना। बेटा ये लाइव क्लास ही चल रही है, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर हम जब अपनी बॉडी को देखते हैं, जब हम अपने बॉडी को देख रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो सेल होती है वो है ओवम यानी कि डिंब। ठीक है, सबसे बड़ी। साइज बहुत ही बड़ा होता है, 0.15 से लेके 0.2 mm तक होता है। पर साइज के ऊपर प्रश्न नहीं पूछता, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि ये बताइए सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में कौन सी है? आंसर डिंब यानी ओवम। ठीक है, डन यहां तक? ओके। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि यह बताओ कि मानव शरीर में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? ये भी आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछता है। तो आंसर करना है 5.0 माइक्रोन मीटर का ये होता है, काफी छोटी यह कोशिका होती है। और ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म। ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पर होती है हमारी आरबीसी। क्या होती है? हमारी आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी का मतलब क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, है ना, रेड ब्लड कार्पुस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो 7.5 mm तक होती हैं। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? शुक्राणु। और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन सी होती है? आरबीसी। ठीक है, डन? यहां तक समझ आ गया? सबसे छोटी ये होती है स्पर्म। अब देखो, ये बड़ा सा जो भाग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका डिंब, बड़ा सा। और ये बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, ये देखो कितना छोटा सा दिख रहा है, ये क्या है? यहाँ पे स्पर्म। तो आप सोच सकते हो कि कितना छोटा यह होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? डिंब यानी ओवम। सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई? शुक्राणु यानी स्पर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? आंसर आपको क्या करना है? न्यूरॉन। लगभग 100 माइक्रोन के आसपास यह लंबी होती है। ठीक है, तो जैसे हम सभी ने यह पढ़ा है कि हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वह क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन, है ना। तो जो न्यूरॉन होती है जो कि सिग्नल्स को, संदेशों को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन जो होगी वो ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी सेल होती है। डन? यहां तक समझ आ गया? तो चलो एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहां पर बता देती हूँ। तो मैंने क्या बताया? ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? डिंब, ओवम, एग, अंडा। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और सबसे लंबी कौन सी होती है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कौन सी होती है बेटा यहाँ पर? न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ओके, समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पर हम न्यूरॉन के बारे में ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो आप जा रहे हो, ठीक है, अचानक से आपको यहाँ पर कोई लड़का पकड़ ले और कहे कि मैं तो तेरे को चाटा मारूंगा ठीक है, और वो तुमसे लड़ने लग जाए बिना बात के, ठीक है, और तुमको मारने पिटने लग जाए। ठीक, तो क्या हुआ? तुम्हारी स्किन पे इस तरह से वो मार रहा है। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे तुम्हारी स्किन में मारना शुरू करेगा, तो हमारी स्किन जो होती है वो क्या है? एक संवेदी अंग होती है ना, संवेदी अंग होती है। तो यहाँ से जो संवेदना होगी, यहाँ से जो भी सिग्नल होगा वो जाएगा 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 और हमारे ब्रेन के पास जाएगा, है ना। तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो सिग्नल्स को लेकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे। ठीक है, फिर हमारा ब्रेन क्या कहेगा? मार दो इसके एक मुक्का मार दो इसके मुंह पे, देखा जाएगा जो होगा, है ना। या फिर अगर वो बड़ा मान लो बाहुबली टाइप का है एकदम, तो क्या सोचोगे? चलो भाग लेते हैं, इसी में भलाई है, कुछ ना कुछ तो सोचोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फोन करके तुम अपने दोस्तों की पूरी पलटन को बुलाओगे कि आज तो भाई तुझे छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो जो भी आपने डिसीजन लिया है वो वापस आपके पैरों के पास आएगा कि चलो भाग लेते हैं, या फिर आपके हाथ में आएगा कि एक मुक्का उसके मुंह पे हमने लगा दिया खूब जोर से। तो जब आपके ब्रेन ने जो कुछ भी डिसीजन लिया है, जो कुछ भी सोचा है, वो वापस कहां पर आएगा? आपके अंगों में पहुंचेगा। तो किसके माध्यम से पहुंचेगा? मोटर न्यूरॉन के माध्यम से। तो ध्यान रखना कि जो मोटर न्यूरॉन होता है ना, वो सबसे लंबा न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में भी जो मोटर न्यूरॉन होता है वो सबसे लंबा होता है। कौन सा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ये सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो इस चीज ने एग्जाम में साइज उतना नहीं पूछता बेटा। ठीक है, क्लियर है? डन? यहां तक समझ आ गया? चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अच्छा,
हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और भी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो सबसे ज्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी आपको कौन से ऑर्गन में देखने के लिए मिलती है, मतलब अपने आप को पुनर्निर्मित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा आपको किस अंग में देखने के लिए मिलती है? बताइए बच्चों, किस में मिलेगी? आंसर करना, लीवर में, है ना। तो लीवर का अगर कुछ भाग काट के निकाल दिया जाएगा या लीवर में अगर इंफेक्शन हो जाएगा तो लीवर में ये क्षमता होती है कि वो अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर लेती है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने आप को बना लेती है। तो कैसे बनाती होगी? सेल डिवीजन करके, कोशिका विभाजन करके वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बना लेती है ना। लेकिन इसी के उल्टा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई यह बताइए यहाँ पर कि ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी सबसे कम है? तो आंसर आपको क्या करना है? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अपने मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है बेटा, उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी सबसे कम होती है। इसीलिए अगर आपको ब्रेन में चोट लग जाए तो बहुत जल्दी जल्दी आप ठीक नहीं हो पाओगे, बहुत धीरे धीरे आप ठीक होगे। इसके साथ ही अगर आपके ब्रेन में चोट लग जाए तो बहुत जल्दी आप कोमा में चले जाओगे, सही होने में आपको कई सालों का समय लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में बात करते हो तो न्यूरॉन सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। और जो न्यूरॉन होते हैं ना, इनमें सेल डिवीजन करने की जो क्षमता होती है वह ना के बराबर होती है, होती ही नहीं है। ये कोशिका विभाजन यहाँ पर कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर, इस सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है वो नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? इनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। और जो सेंट्रोसोम होता है ना, यही कोशिका विभाजन कराता है। पर इस तरह के अगर आप न्यूरॉन के बारे में बात करें तो इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता और इसी वजह से इनके में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा। जब कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा तो नई सेल नहीं बन पाएंगी। जब नई सेल नहीं बन पाएगी तो ब्रेन अच्छे से नहीं बन पाएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा उसको अपने आप ठीक होने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से जो ब्रेन होता है उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी काफी कम होती है, ठीक है। तो चलो इसको एक बार हम समझा देते हैं यहाँ पर कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। हमने क्या जो भी पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता। इन न्यूरॉन नो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। और यही कारण है कि मस्तिष्क की जो पुनर्योजी क्षमता होती है वो काफी कम होती है, रीजनरेटिव कैपेसिटी काफी लिस्ट होती है, काफी कम होती है ना। तो इसी वजह से हम यह ध्यान रखेंगे कि जो न्यूरॉन होता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता और इसी वजह से आप देखेंगे कि मस्तिष्क में पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है वह काफी लिस्ट, काफी कम यहाँ पर होती है। तो इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न बेटा प्रीवियस ईयर में सभी तरह के एग्जाम्स में पूछा गया है, क्या कि तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, क्यों नहीं विभाजित होती हैं? तो आंसर करना, क्योंकि तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। डन? समझ आ गया? क्लियर है? समझ आ रहा है ना यहाँ तक? तो मैंने क्या बताया बच्चों यहाँ पर आपको? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी सेल है वह कौन सी है? अंडा यानी डिंब, ठीक है। सबसे छोटी सेल कौन सी है? शुक्राणु यानी स्पर्म। दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन सी है? लाल रक्त कणिकाएं। बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। और उसमें भी कौन सी? मोटर न्यूरॉन। डन? समझ आ गया होगा सभी को? चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब आपसे यहां पर प्रश्न पूछता है कि यह बताइए सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है? ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछता है। बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है जूट। हाँ, जूट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इससे भी बड़ी कोई हो सकती है? सबसे लंबी पादप कोशिका मतलब लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कोई हो सकती है? तो आंसर आपको करना है कि हाँ बिल्कुल है, रेमी। तो रेमी क्या है? एक पौधा है, ठीक है। और इस पौधे के अगर आप एक तंतु को निकाल लो, एक सेल को निकाल लो तो एक काफी लंबी लंबी सेल होती है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह बताओ कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है, तो आंसर आपको करना है रेमी का रेशा, फाइबर ऑफ द रेमी। लेकिन अगर मान लो कि रेमी भी दिया हुआ है, जूट भी दिया हुआ है, तब आप किसको टिक करोगे? रेमी, ठीक है। लेकिन अगर रेमी नहीं दिया तब आप किसको टिक करोगे? जूट।
किसको करोगे यहाँ पे? जूट। ठीक है, तो बेटा चाहे जूट हो चाहे रेमी हो, उससे इस तरह से धागे वगैरह भी बनाए जाते हैं। बोरा सुना है? बोरा कितने बच्चों ने सुना है? बोरा जैसे थैला होता है, बोरा होता है, तो जैसे धान को रखा गया, चावल को रखा गया, अनाज को रखा गया, तो बोरे में बांध के रखा जाता है ना? तो बोरा भी इसी से बनाया जाता है, रेमी से, जूट से। इसके अलावा रस्सी बनाई जाती है, बड़ी मजबूत रस्सी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सब किससे बनाई जा रही है? तो आंसर करना है यहाँ पर रेमी का रेशा, ठीक है, और जूट। ठीक है बच्चा, समझ आ गया? तो अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है? रेमी का रेशा। ठीक है, रेमी का रेशा। ठीक है, और अगर मान लो ये नहीं दिया है, तब आप दूसरे नंबर पर किसको टिक कर लोगे? जूट। इसकी लंबाई लगभग 190 सेंटीमीटर के आसपास होती है, काफी लंबा होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, बांग्लादेश इज फेमस फॉर द जूट। चलो बहुत बढ़िया। न्यूरॉन जो होता है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, न्यूरॉन जो होता है वो मानव के अंदर भी सबसे लंबी है, और आप कोई भी जंतु उठा के देख लीजिए, कोई भी एनिमल उठा के आप देख लीजिए, उसके अंदर भी सबसे लंबी जो कोशिका आपको देखने के लिए मिलेगी, लॉन्गेस्ट, वो हमेशा न्यूरॉन ही होगी। ठीक है, तो जब हम न्यूरॉन को देखते हैं ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है न्यूरॉन, है ना? और जब हम इसका चित्र बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, पर दिखाई कैसे देता है ये? इस तरीके से, इस तरह से दिखता है। सिग्नल्स आते रहते हैं, ये यहाँ से रिसीव करेगा, यहाँ से आगे भेजेगा, ऐसे लाइन से सभी के सभी न्यूरॉन लगे हुए होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? ये भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, और आपको आंसर करना है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्पाइरिलम। क्या नाम है इसका? यहाँ पर स्पाइरिलम। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह बताओ कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, आंसर स्पाइरिलम, और यह एक प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक है, कैसे दिखती है मैम? बिल्कुल इस तरीके से, देखो। ठीक है, तो जैसे आप लोग नोटबुक कौन सी यूज करते हो? मैं तो मोस्टली अगर पढ़ाई करती हूँ या पढ़ाई करती थी, अभी भी करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, A4 साइज की जो नोटबुक आती है ना, ब्लैंक पेज की, बिल्कुल व्हाइट कलर की, वो लेती हूँ। ठीक है, और इसमें इस तरह से स्पाइरल लगे हुए होते हैं, स्प्रिंग गोल सा लगा होता है, और मैं कहती हूँ कि भैया मुझे वो स्पाइरल नोटबुक दे दो A4 साइज का। आप भी ऐसे ही बोलते हो? तो स्पाइरल की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो स्पाइरल का क्या मतलब होता है? स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? इस तरह की आकृति, स्प्रिंग की तरह की आकृति, है ना? अब आप इस जीवाणु को देखो, कैसा लग रहा है? ये स्पाइरल लग रहा है? लग रहा है स्पाइरल? बस वही है, और इसीलिए इसका नाम यहाँ पर क्या पड़ गया? तो आंसर करना स्पाइरिलम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, तो आंसर करना है स्पाइरिलम, और ये एक तरह की जीवाणु होती है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है बच्चों, डन? यहां तक समझ आ गया? तो चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, और जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं जल्दी से एक बार सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आपका आता जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करेंगे, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? मेरे बोलते ही ना आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। वेरी गुड। सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है? सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है? आंसर डायलिस्टर। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? बताइए फटाफट से, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। वेरी गुड, शुतुरमुर्ग का अंडा। वेरी गुड। सबसे बड़ी एक कोशिकीय पौधा कौन सा होता है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा होता है? लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, एसिटाब्युलेरिया। वेरी गुड। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ओवम, डिंब, अंडा। वेरी गुड। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? स्पर्म। बहुत बढ़िया, शुक्राणु। वेरी गुड। और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन सी होती है?
RBC, लाल रक्त कणिकाएं। बहुत अच्छे। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? बताइए फटाफट से। न्यूरॉन, वेरी गुड, न्यूरॉन। नेक्स्ट, आगे आगे पूछेगा, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है? चलो बच्चों बताओ फटाफट से, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है? रेमिका रेशा। अगर ऑप्शन में रेमिका रेशा नहीं दिया तो आप किसको टिक करेंगे? जूट। किसको टिक करेंगे? जूट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, सबसे लंबी जंतु कोशिका किसे कहते हैं? सबसे लंबी जंतु कोशिका किसे कहते हैं? आंसर न्यूरॉन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? स्पाइरिलम, जो कि एक तरह का जीवाणु होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? डन यहां तक? डन? चलिए ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक था ये पूरा खत्म है ना। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में भी हमें कुछ जानकारी लेनी पड़ती है। ठीक है, कि भाई सेल की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, और कोशिका सिद्धांत क्या होता है हमारा। ठीक है, ये सारा सब कुछ जो होता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद शुरू होता है सेल बायोलॉजी का सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखेंगे। ओके बच्चों, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री। और वैसे तो सैटरडे आपकी क्लास नहीं होगी, मतलब मंडे से फ्राइडे तक ही है, लेकिन अगर मान लो सैटरडे को मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों की क्लास यहाँ पे रख सकती हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास रख सकती हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको कल अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, ओके बच्चों, चलो तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया है इसकी A4 साइज की PDF आज आप लोगों को मिल जाएगी। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो उसका A4 साइज का PDF मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ बेटा, कि वो जो प्रिंटेबल फॉर्म है उसमें टाइपिंग में ना यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गए हैं। ठीक है, तो 5.0 माइक्रोन मीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार वो 50 दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि डिटेलिंग में, पर वो 5.0 माइक्रोन मीटर है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।